नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश की विशेष पीठ आज से संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA 2002 के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। इसमें 27 जुलाई 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका भी शामिल है। वही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि ईडी ने पिछले 6 सालों में वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कुल 132 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हुए हैं। यह याचिका जस्टिस सूर्यकांत, सीटी रवि कुमार और उज्जवल भुइया की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई है। PMLA ने इन प्रावधानों में मनी लॉन्ड्रिंग, अपराधों में गिरफ्तारी, तलाशी, कुर्की और जब्ती के संबंध में ईडी की शक्तियों से संबंधित प्रावधान भी शामिल है। इन सबके बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लेकर लोकसभा में बताया कि ईडी ने पिछले 10 वर्षों में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत 5297 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र द्वारा संसाधनों के माध्यम में PMLA का दायरा बढ़ाए जाने के बाद कुल मामलों में 4466 मामले 2019 और 2024 के बीच दर्ज किए गए हैं। पिछले 6 सालों में वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायक और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कुल 132 मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए। एक सवाल के लिखित जवाब में नित्यानंद राय ने कहा है कि 2019 में PMLA के तहत 188 मामले, 2020 में 708, 2021 में 1166, 2022 में 1074, 2023 में 934 और इस साल में अब तक 397 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने आगे बताया कि 2014 में 195 मामले, 2015 में 148, 2016 में 170, 2017 में 171 और 2018 में 146 मामले दर्ज किए गए हैं। नित्यानंद राय ने कहा है कि 2016 से PMLA प्रावधानों के तहत 140 आरोपी वर्तमान में जेल में हैं। मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी राज्यसभा में इस वर्ष 1 जनवरी 2019 से 31 जुलाई के बीच विधायक, MLA और राजनीतिक नेताओं या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े कोई भी व्यक्ति, मौजूदा और पूर्व सांसद के खिलाफ ईडी द्वारा लगाए गए प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट ECIR दर्ज से संबंधित आंकड़े साझा किए हैं। जिसके मुताबिक ईडी ने 2019 में 15 ECIR या मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए हैं। इसके बाद 2020 में 28, 2021 में 26, 2022 में 34, 2023 में 26 और 2024 में 3, 31 जुलाई तक के मामले दर्ज हैं। इन मामलों में अदालती सुनवाई कुल 3 मामले में पूरी हुई है, एक 2020 में और एक 2023 में। इन मामलों में केवल एक ही सजा 2020 में होने की सूचना मिली थी। पंकज चौधरी ने कहा है कि 31 जुलाई तक एजेंसी द्वारा कुल 7083 ECIR दायर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि PMLA के तहत मिली सजा की दर लगभग 93% है। कानून के तहत 1.39 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति या तो जब्त कर ली गई है, फ्रीज कर दी गई है या कुर्क कर ली गई है। PMLA के तहत जब्त की गई आय की कुल मूल्य लगभग 3725.76 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि 2009, 2013, 2015 और 2019 में अमेंडमेंट के माध्यम से PMLA का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें ईडी को अब अधिक ताकत मिल गई है। 2009 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश को कई अन्य अपराधों के साथ PMLA की अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें पिछले कुछ सालों में ईडी को किसी भी मामले में घुसने की अनुमति दी है जहां साजिश का आरोप लगाया गया है, भले ही मुख्य अपराध PMLA अनुसूची का हिस्सा न हो। 2009 में ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नजर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घुसने का अधिकार मिल गया। 2015 और 2018 के अमेंडमेंट के बाद ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विदेश में अर्जित संपत्तियों के बराबर भारत में संपत्तियों को संकलन करने की अनुमति दी गई थी। 2019 में PMLA को डाले गए कुछ स्पष्टीकरण के माध्यम से सरकार ने ईडी को आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित संपत्ति को संकलन करने की अनुमति दी थी। ECIR को FIR के बराबर नहीं किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ECIR को FIR के बराबर नहीं किया जा सकता है। साथ ही प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति को ECIR देना अनिवार्य नहीं है और अगर ईडी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करता है तो यह पर्याप्त है। अगस्त 2022 में इसके लिए
इसके खिलाफ एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए कम से कम 2 मुद्दे पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। वो 2 मुद्दे हैं, अभियुक्त को ईसीआईआर देने की आवश्यकता नहीं है और आरोपी के निर्दोष होने पर विचार। हमारा खबर यही समाप्त हुआ। अगर किसी तरह की कोई समस्या सवाल हो तो आप कमेंट करें, जवाब देने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।